तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, जो भी जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। पहला कौन सा था? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जो आपके सी में ऑपरेटर थे वही हैं 5 यहाँ पर। पहला अरिथमेटिक हो गया, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनशिप के लिए बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट और स्पेशल वाले। तो स्पेशल तो अगर हम स्किप भी कर दें तो ये 5 टाइप के मेनली ऑपरेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं। अरिथमेटिक में आपको पता ही है, तो प्लस होगा, माइनस, डिवीजन, और उसके बाद मॉडल। ये भी डिवीजन ही होता है, 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। और ये हो जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपेयर किया जाता है इसमें जो भी ऑपरेंड होते हैं उनके बीच में। कंपैरिजन में क्या क्या हो सकता है? इक्वल टू वाला हो सकता है कि दोनों ऑपरेंड की वैल्यूज बराबर है या नहीं है, वो इससे आइडेंटिफाई होता है। ये नया ऑपरेटर आइडेंटिकल ऑपरेटर, ये दोनों सेम टाइप के हैं या नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 10 इक्वल टू 10 होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। तो ये सेम थिंग है। और नॉट इक्वल टू इसके अपोजिट है, यहाँ पे इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ये सिमिलरली नॉट आइडेंटिकल हो गया। ये ग्रेटर देन है, सबसे ज्यादा यूज किसमें करते हैं हम लोग? लूपिंग में यूज करते हैं इसका, ना ग्रेटर देन लेस देन, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशन को परफॉर्म करना है। इटरेशन पता है? रिपीटिशन जो होता है, जो भी स्टेप हम लिख रहे हैं उसके अंदर, फॉर लूप के अंदर जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो कितने टाइम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, उस कंडीशन को कौन बताता है? ग्रेटर देन, लेस देन और या इक्वल टू। पर डिफरेंस कहां आता है कि अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लेस देन नॉर्मली यूज करते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन। अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू फॉर लूप की, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू की कंडीशन लगा देते हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे अगर हमने एक सीरीज प्रिंट करानी है जिसमें क्या होगा, 10 नंबर्स हमें प्रिंट कराने हैं। अब हमें 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो 10 नंबर्स कहां से होंगे? 0 से 9 तक। ओके, अब हमने क्या किया? फॉर का लूप लगाया। लूप लगाने के बाद हम कहां से इनिशियलाइज कर देंगे? उसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और कहां तक चलाएंगे? 9 तक चलाएंगे। ठीक है, तो 9 तक कब चलाएंगे? जब उसमें लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगा देंगे, और लेस देन की कंडीशन लगा देंगे तो कहां तक प्रिंट होगा? 8 तक प्रिंट होगा। अगर हमें लेस देन की कंडीशन लगानी है तो 1 टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे, वहां 10। और यहाँ पर, और अगर यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज किया तब हमें क्या करना पड़ेगा? 10 के लिए लेस देन इक्वल टू। तो ये चीज देखने के लिए होती है, इस वजह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें वही लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं आपके सारे टाइप के। हेलो, और एक्सॉर और नॉट। ये एक्सॉर भी बताया था हमने। सबसे ज्यादा यूज इसका कहां पर होता है? सिक्योरिटी में होता है। जब भी हमें सिक्योरिटी की कोई भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, कोई एल्गोरिथम बनानी है, तब हम एक्सॉर ऑपरेटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बिटवाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर आप दे रहे हो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, जो भी नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखे हैं, उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और जो बिट आई है उसके रिस्पेक्टिवली वहां पे एंड ऑपरेशन होगा या और ऑपरेशन। डायरेक्ट एग्जैक्ट जो आप डेसिमल नंबर इनपुट में डालते हो उसके रिस्पेक्टिवली नहीं होगा। इसका ये होता है बिटवाइज का मतलब। सिमिलरली लेफ्ट और राइट, जो आपने रजिस्टर में जैसे बिटवाइज, उसमें भी तो बिटवाइज ही होता है। रजिस्टर आपने यूज करे थे रोटेशन के लिए डिजिटल में, तो वही चीज उसी ढंग से यहाँ पे रोटेशन होता है। तो वहां रजिस्टर की हेल्प से कराते हैं, डायरेक्टली रोटेट हो जाता है जैसे आप कॉल करते हो उसे। तो ये रोटेशन के लिए। उसमें क्या होता था? रोटेशन 2 टाइप से होता था, विद कैरी, विदाउट कैरी। यहाँ पर क्या है? विद 0। स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं, तो कैरी वाली बिट है। विद कैरी अगर यूज कर रहे हो तो कैरी बिट को हमने 0 मान लिया, फिर हम रोटेशन वहां पर अप्लाई कर रहे हैं।
नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो सिंपल है, एंड होगा और नॉट। तो यहाँ डायरेक्टली डेसिमल के रिस्पेक्टिवली हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ बिट बिट, अब बाइनरी में कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट में मेन ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला, कि हम वैल्यूज के असाइन करते हैं। इनिशियलाइजेशन जो हमारा वेरिएबल का होता है वो भी इसी ऑपरेटर के हेल्प से होता है। उसके बाद हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनको एम्बेड करा सकते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया a की वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी 10 से, और लिखता क्या है a प्लस 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, a में a प्लस 20 आ जाए, ठीक है। इसका इट इम्प्लाइज a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 20, इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 10, यहाँ पर क्या होगा a इंटू 20, a डिवाइड बाई 2 और a मॉडुलस बाई 2। तो इस ढंग से ये ऑपरेटर के संग में हम लोग एम्बेड करा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो आपने ये कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ाई है सी में। कॉमा ऑपरेटर का यूज किया जाता है जहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, वहां पे कहीं कहीं में इसकी जरूरत पड़ती है, या हम फॉर लूप में सेमीकोलन का यूज करते हैं, तो कहीं भी हम सेपरेशन देना होता है तो हम कॉलन का यूज करते हैं। डिलीट का यूज किया जाता है कि मेमोरी जो हमने एलोकेट कर रखी है किसी वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को, वो हम इस डिलीट ऑपरेटर के थ्रू, वेरिएबल तो डिलीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसकी जो मेमोरी लोकेशन हमने उसको असाइन कर रखी है साथ साथ वो भी क्लियर हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि मेमोरी क्लियर नहीं होती कि वो वेरिएबल डिलीट मतलब वैल्यूज वहां से उस ब्लॉक से हट जाती है, यानी कि लिंक ब्रेक हो जाता है। लेकिन अब जैसे आप कहीं दोबारा फंक्शन कॉल कर रहे हो और वहां पर हमने उस वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का यूज किया तो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू हमें मिलती है। अगर हमने वहां पे क्लियर नहीं कर रखी है मेमोरी तो उसे हम नॉर्मली बोल देते हैं गार्बेज वैल्यू किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए। तो हमें वो वैल्यूज नहीं चाहिए थी, लेकिन वो आ रही है क्यों, वो पहले से सेव है। पहले से क्यों सेव है, क्योंकि हमने मेमोरी क्लियर नहीं करी, केवल वेरिएबल का लिंक हटा दिया। ये लिंक ही तो करता है हमने। अगर वेरिएबल a डिक्लेयर करा, इसका मतलब है वी आर लिंकिंग द मेमोरी लोकेशन टू वेरिएबल a विद नेम। भाई नेम ही तो एनालाइज तो करते हैं मेमोरी लोकेशन को नाम से, इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन रहती है वैल्यू। और डिलीट में क्या होगा, वो वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये डिलीट ऑपरेटर होता है मेमोरी को क्लियर कराने के लिए, और न्यू ऑपरेटर होता है मेमोरी को असाइन करने के लिए। ये दो एक दूसरे के अपोजिट है। ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। लिख लेना इसको, मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। यहाँ नहीं दे रखा है, हर चीज ये नहीं है कि हो दे रखी होगी। तो न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए और डिलीट मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। नेक्स्ट है इन ऑपरेटर। तो इसमें हम लोग चेक कराते हैं बिटवीन इन। जैसे हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, HTML का सपोज करते हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो सेक्स है वो फीमेल है या मेल है। तो हम क्या करेंगे, वैलिडेशन के लिए एक क्लॉज यूज करते हैं बिटवीन वाला। तो उसमें क्या करेगा कि दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो F लिखेगा, F फॉर फीमेल और M फॉर मेल। उसमें दोनों कंडीशन लगा देते हैं एंड के थ्रू। स्मॉल f भी लिख सकता है और कैपिटल F भी लिख सकता है। वो टाइपिंग में हो सकता है, कभी कैप्स ऑन हो तो वो F लिख देगा कैपिटल वाला, अदरवाइज वो स्मॉल वाला यूज करेगा। तब भी दोनों का इंडिकेशन क्या होगा, फीमेल को स्मॉल m और कैपिटल M वो मेल को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर हम यूज करते हैं बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट, और डेटाबेस में भी यूज करते हैं इसका। तो बिटवीन इन करके हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का यूज सी में जो यूज होता था वो होता था कि अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का और हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ये वेरिएबल, ये हमने जो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रखा है कितनी मेमोरी लोकेशन को ऑक्युपाई करता है, तो हम टाइप ऑफ
ए करके आइडेंटिफाई कर सकते थे, वो बता सकता था कि ए नाम का जो वेरिएबल है वो कितने मेमोरी बाइट कंज्यूम कर रहा है। 2 मेमोरी बाइट, भले ही डेटा का साइज 2 बाइट हो या ना हो, डेटा का साइज मैक्सिमम 2 बाइट हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये टाइप ऑफ बताता है साइज ऑफ द वेरिएबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम, ठीक है, वेरिएबल के लिए नॉर्मली यूज नहीं करते। तो ये तीनों ऑपरेटर्स थे, डिलीट, न्यू और टाइप ऑफ। तो तीनों इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, इन्हीं के बारे में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि शॉर्ट नोट लिखिए, तो उसमें ये तीनों ऑपरेटर आते हैं सबसे ज्यादा, डिलीट, न्यू, टाइप ऑफ और इंस्टेंस ऑफ। मैं बता दूंगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई जाएगी लैंग्वेज। अभी आपने केवल और केवल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी है। नेक्स्ट है वॉइड, ये तो आपको पता ही है ना, कोई भी रिटर्न वैल्यूज हम नहीं चाहते हैं रिटर्न हो तो हम क्या लिख देंगे, वॉइड लिख देंगे। अदरवाइज क्या होगा, वहां पे जैसे हमने फंक्शन कॉल किया है या फंक्शन बनाया है, डिक्लेरेशन दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर वैल्यूज रिटर्न होगी। वो भले ही आप यूज करो या ना करो, लेकिन वहां से वैल्यूज रिटर्न जरूर होगी। जैसे आपने मेन फंक्शन बनाया, छोटा सा सी में प्रोग्राम बना के देखेंगे, बना के देख लेना सी का प्रोग्राम। केवल और केवल आपको क्या करना है कि मेन फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन बना के उसमें एक फंक्शन बना लेना अंदर सम नाम का, और सम नाम के फंक्शन में वैल्यूज को ऐड करा के दे, और वहां पर जो सम फंक्शन बनाया उसका कोई भी रिटर्न टाइप डिक्लेयर मत करना। फिर आप वहां पर देखना कौन सी एरर आ रही है या कौन सी वार्निंग आ रही है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या करना है आपको, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, कॉल बाय फंक्शन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सिंपल सा सम a प्लस बी का सम हमें करना है यूजिंग फंक्शन, और उस फंक्शन का आप ना कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करोगे, इंटीजर, फ्लोट, जो भी, वॉइड, कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको ये फाइंड आउट करना है, प्रोग्राम रन करेगा, अब प्रोग्राम कंपाइल भी करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें कुछ ना कुछ आएगा, या तो एरर आएगी तब तो कंपाइल नहीं करेगा, है तो एरर या एरर आ रही है या वार्निंग आ रही है। मैं बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो बता ही दूंगा क्या आएगा, लेकिन ये आपको ट्राई करना है कि दोनों में से कौन सी चीज आएगी। नेक्स्ट है yield नाम का फंक्शन। तो ये चेक व्हाट इज द रिटर्न इन द जनरेटर बाय द जनरेटर इटरेटर। तो जो भी वैल्यूज रिटर्न हो रही है यहाँ पर वो बताता है, जैसे हम रिटर्न 0 रिटर्न 1 करते हैं, वही फंक्शनैलिटी yield वाला है यहाँ पर करना है, ठीक है। उसी तरीके से यूज करते हैं हम यहाँ पर, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले ऑपरेटर्स जो हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है। ऑपरेटर समझ में आ गया ना सभी को? ये लिख लेना भी है ना। जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? कंट्रोल का काम क्या होता है? अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या बताते हैं? हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल्स को बताते हैं कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट करेगा। तो इसमें सबसे इजीएस्ट कौन सा स्टेटमेंट होता है? इफ। आपने पहले सिंपल इफ आता है, यहाँ पे भले ही इफ एल्स हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि आप केवल और केवल इफ की कंडीशन चेक कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, इफ और एल्स, और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो इफ एल्स इफ एल्स, इस ढंग से ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ में क्या होता है कि कोई भी आप कंडीशन या स्पेसिफाई करोगे और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तब तो भी ये वाली लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स हो रही है तब क्या होगा? तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और इसके बाद जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा वो हो जाएगा। यानी कि कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाले इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाते हैं।
कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज ये इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएंगे और कंट्रोल फ्लो कहां चला जाएगा, नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वहां चला जाएगा। ये प्रोग्राम है कि हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट यहां तक लिखी हुई है, हम केवल और केवल चेक कर रहे हैं वैल्यूज को। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए 20 नाम से और उसको चेक करा कि क्या ए की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो अगर है तब तो ये इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं होगी तो प्रिंट नहीं होगा। या आप करके भी देख सकते हैं, एक बार यहाँ 20 से इनिशियलाइज कर दो, एक बार 5 से इनिशियलाइज करके देख लो और प्रोग्राम बना के देखना, तो जो भी आउटपुट आएगा वो आपको पता लग जाएगा। फंक्शन आपको क्या पहले यूज क्या करना है, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करना है, जस्ट लाइक एज ए प्रिंटर। ठीक है, ये करके देखना आप लोग, अभी लिख लेना, मैं पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा कि अभी एकदम लिख लो। नेक्स्ट है इफ एल्स, अगर हमारे पास दो कंडीशंस है कि अगर ये वाली कंडीशन हो तो ये हो जाए, अदरवाइज नहीं हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, भाई कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, या हमने सपोज कर लिया कि हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो भी यूजर इनपुट में नंबर दे रहा है, ठीक है, वो इवन है या ऑड है। दो ही कंडीशन है हमारे पास, इवन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो ऑड होगा, तीसरी कंडीशन तो नहीं होगी उसमें। तो वहां पर एक ही कंडीशन में हम दो डिसीजन फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ट्रू हो रहा है तो ये वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ये स्मॉल में लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, इफ और एल्स। समझ में आ गया? यहाँ पर दे रखा है कि भाई मॉडुलस वाला ऑपरेशन दे रखा है कि अगर इवन है तो इवन फाइंड आउट हो जाएगा और ऑड हो जाएगा। इसकी फंक्शनैलिटी सभी लोग जानते हैं, मॉडुलस की है ना, मैथ में भी पढ़ा होगा, वही जो मॉड वहां वर्क करता है वही यहाँ पर करता है। इसको मॉडुलर टू डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल के लिए इफ एल्स इफ। तो अगर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन होगी, फिर हम क्या लगाते रहेंगे, मल्टीपल एल्स इफ लगाते रहेंगे। जितनी में हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो हमें दे रखे हैं कि हमें इतने डिसीजन फाइंड आउट करने हैं, उनके बेसिस पर हम डिसीजन करते रहेंगे और लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए एल्स होगा। समझ में आ गया इतना? भाई यहाँ पे हमने चेक कर रखा है, एक कोई मतलब का प्रोग्राम नहीं, लेकिन शो ऑफ करने के लिए बना दिया कि ये बराबर 20 है, तो हम केवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसके इक्विवेलेंट है, तो एलसिफ इसको हम जो नेक्स्ट ये वाले एलसिफ है, एलसिफ वाले उसे हम स्विच केस से भी डिनोट कर सकते हैं, सेम एज इट इज। लास्ट में एल से हमने डिस्प्ले करा दिया। नेक्स्ट क्या है, स्विच। स्विच भी सेम वर्क करता है जो एलसिफ ने किया कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है और उससे हमें मल्टीपल एक्सप्रेशन को डिनोट करना है, तो हम इसका यूज करेंगे। जो एक्सप्रेशन था वो हमने यहाँ पे कर लिया, और केस वैल्यूज, इन ये चीज यहाँ देखने लायक है। यहाँ पर जैसे हम कर रहे थे ये चीजें, वो हमें वैल्यूज यहाँ डिफाइन करनी पड़ती केस में। वो केस अगर मैच करेगा उस वैल्यू से रिस्पेक्टिवली होगा, तब वहां पर वो वैल्यूज डिस्प्ले होगी जो भी रिस्पेक्टिवली स्टेटमेंट दे रखा है, अदरवाइज नहीं होगी और बाय डिफॉल्ट में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ब्रेक। ये दोनों मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ब्रेक क्यों यूज किया, यहाँ पे एक्चुअल में क्या था कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ अपने आप ही टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे यानी वो लूप से बाहर आ गया, यानी जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट था उससे बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब भी एग्जीक्यूशन होता है वो कंटीन्यूअस होता है, यानी कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाएगा। इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से हमें नहीं कराना है, स्किप करना है। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसके बाद हमें स्किप करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
तो ये ग्रेड पॉइंट का प्रोग्राम बना रखा है। ग्रेड का मतलब जो मार्कशीट में आपको डिवीजन मिली है उसके रिस्पेक्टिवली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड हो जाएगा A, B, C और D बाय डिफॉल्ट, यानी कोई फेल वाली कंडीशन हो जाएगी D में, और यहाँ से हम फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करा देंगे। तो ये थे कंट्रोल स्टेटमेंट। एरे अभी नहीं बताएंगे हम, पहले हम ब्रेक बता देंगे। ब्रेक क्या काम करता है, ये मेन फंक्शनैलिटी है। जंप आउट, जो भी हमारे पास कंट्रोल बना हुआ है वहां से अगर हमें बाहर निकलना है तो हम ब्रेक का यूज करेंगे। ये काम हम कब करते हैं, ये कीबोर्ड पे भी होता है। तो आपने कीबोर्ड देखा ब्रेक लिखा हुआ कहीं देखा क्या है? नहीं है, कहां पर है? इसमें होता नहीं होता है, इसमें भी कीबोर्ड में भी ब्रेक दे रखा होता है। जो चीजें पता क्या होता है, जैसे आपका इनफाइनाइट लूप बन गया, अब उससे बाहर भी तो आना है, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो आप आ ही नहीं सकते क्योंकि वो परमानेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। तब आप हार्डवेयर के थ्रू ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक की हमारी यहाँ प्रेस करी जाती है, और जो लूप का एग्जीक्यूशन है सी में, अगर आप इनफाइनाइट लूप बना के देखना, सबको आता है बनाना, एक इनफाइनाइट लूप बना के देखना प्रोग्राम छोटा सा सी में, और फिर जब वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करने लगेगा तो आप कैसे उसे स्टॉप करोगे। तो हम यहाँ पर ब्रेक नाम की की होती है, पॉज और ब्रेक लिखा होगा उसमें राइट में, बिल्कुल ऊपर जो F1 F2 फंक्शनल की है उसके लास्ट में एक की दे रखी होगी पॉज और ब्रेक की, उसे हम प्रेस करते हैं तो वो जो हम इनफाइनाइट लूप है वहां से बाहर आ जाते हैं और वो प्रोग्राम जो हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है। तो जंप आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, जो भी हम इटरेशन यूज कर रहे हैं उससे बाहर आने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर भी फॉर लूप में है और हम ये चाहते हैं कि भाई अगर ये आइडेंटिकल वैल्यूज हो रही है, आइडेंटिकल ऑपरेटर है, 3 हमने लगा रखे हैं कि अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे स्टेट, और अगर नहीं है तो क्या होगा, ये वाला चेक होता है, तो ये ब्रेक होता है। सिमिलरली कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस क्या करता है, बिल्कुल ही बाहर कर देगा आपको, है ना, और कंटिन्यूअस क्या करेगा, केवल एक सिंगल वैल्यूज पे अगर हम चाहते हैं कि ये वाली एग्जीक्यूट ना करे बाकी सारी एग्जीक्यूट करे, हम ये चाहते हैं ये वाला एग्जीक्यूट ना करे बाकी सारा एग्जीक्यूट करे, तो हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। यही तो करते हो, तो कंटिन्यूअस केवल ये रेफरेंस है, वन इटरेशन लिख लो इसको, केवल और केवल एक इटरेशन को ब्रेक करता है। क्या वो दिख रहा है? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर कोई पूछे आपसे कि अगर हम ब्रेक लगाएं या कंटिन्यूअस लगाएं, अगर हमें सिंगल आउट करना है वहां से तो हम इसका यूज करेंगे कंटिन्यूअस का, और हमें पूरा ही बाहर निकलना उस लूप से तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। लेवल हमने अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट एरे आ जाओ ना। एरे क्या होता है भाई, डेटा टाइप सी है पहली चीज, तो पहली कंडीशन क्या है, इट इज अ डेटा टाइप, और दूसरी कंडीशन क्या है, यूजर डिफाइन होता है कि जो ऑलरेडी इनबिल्ट है उस लैंग्वेज में उनको कंबाइन करके हम बना रहे हैं, और कॉम्बिनेशन हम कैसा करना है, हमें सेम टाइप का जो भी डेटा सिस्टम डिफाइन दिखा रहे, डेटा टाइप डिफाइन कर रखे वो सेम टाइप के अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो वो एरे कहलाता है। कैसे करेंगे, जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं सेम टाइप का, तो हमने वैर नाम से ही बनाया, एक एरे ए नाम से बना लिया हमने, और यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स आप इसमें लिख सकते हो, वो सेम टाइप के होने चाहिए।
जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। आप भी ऐसे करते थे, सी में इंटीजर बनाते थे तो सारी वैल्यूज उसमें इंटीजर लेनी है, फ्लोट बनाना है तो सारी वैल्यूज फ्लोट लेनी है। अच्छा, एरे में ये प्रोग्राम बना लेना, दे दूंगा मैं ना, कौन सी कार आप डिस्प्ले करानी है। अब दूसरी चीज ये है कि लेवल्स क्या होते हैं, तो जो काम ब्रेक कर रहा था वही काम यहाँ लेवल कर रहा है। हम अपने हिसाब से स्विच कराना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये 11वें नंबर वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, हमें तीसरे नंबर वाले इंस्ट्रक्शन पे, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये डिफाइन करना चाहते हैं 11 नंबर वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और कोई सा नहीं होगा, तो तब हम डिफाइन करते हैं लेवल, जैसा कि सी में गो टू काम करता है, अगर गो टू का यूज किया होगा, ठीक है। गो टू सुना है ना सबने, हाँ, तो गो टू जो काम कर रहा है वो यहाँ पे लेवल, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लेवल, और जो भी स्टेटमेंट होगा उसके रिस्पेक्टिवली वो एग्जीक्यूट करेगा। दोनों यूज करेंगे, दोनों ही किस लिए यूज हो रहे हैं, ब्रेक करने के लिए। और क्या स्पेसिफाई करना है ब्रेक के बाद, लेवल का नेम, लेवल हमने क्या बना रखा है, ये जो भी आप लेवल दोगे 1 2 3 4 5 ए बी सी डी एफ, कोई नाम दे दिया आपने स्पेशल, वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और डिफरेंस वही रहेगा, ये पूरे के पूरे स्किप कर देगा इंस्ट्रक्शन, ये केवल सिंगल के लिए रिस्पेक्टिवली स्विचिंग होगी। इसको मैं आपको उस तरीके से बता